हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सज्जाद ट्यूटोरियल्स। आज का हमारे वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पढ़ेंगे ओसी का फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रीवियस स्टैंडर्ड में यानी कि 11th स्टैंडर्ड में हमने मैनेजमेंट से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़े हैं। उसमें हम लोगों को मैनेजमेंट का मीनिंग पता था कि एक्चुअल मैनेजमेंट होता क्या है। वी आर क्वाइट फैमिलियर अबाउट द वर्ड मैनेजमेंट। ठीक है। In every type of organization management is required. In every type of organization means वो चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट क्या है, रिक्वायर्ड है। अब मैनेजमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ऑपरेटेड फॉर अर्निंग प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ये सब किस वजह से ऑपरेट होते हैं, इनका मेन मोटिव क्या रहता है, फॉर अर्निंग प्रॉफिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ऑपरेटेड फॉर प्रोवाइडिंग सोशल वेलफेयर, सोशल एक्टिविटीज़। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं रहता है, क्या रहता है, सोशल वेलफेयर रहता है। तो ये मैनेजमेंट का प्रोसेस चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर उसमें क्या है, एसेंशियल है, ज़रूरी है। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें अपना गोल अचीव करना है तो मैनेजमेंट इज़ अ की ऑफ सक्सेस फॉर अचीविंग दैट गोल। मैनेजमेंट को क्या कंसिडर करा गया है कि वो एक मेन की है जो हमें हमारे गोल को अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैनेजमेंट के सर्टन प्रिंसिपल्स है और सर्टन फंक्शंस है। प्रिंसिपल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, फंक्शंस हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एक्सेट्रा। अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल मीनिंग और डेफिनेशन क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। अगर किसी इंडिविजुअल को अपना गोल अचीव करना है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल अचीव करना है तो भी मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल और फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई सिस्टम और टेक्निक यूज़ होती है, उसी को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल। यानी कि वो एक सर्टन सिस्टम है, एक रूल रेगुलेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन का होता है। अगर हम प्रिंसिपल को सिंपल और करना चाहें तो समझने के लिए क्या कर सकते हैं कि एक रूल्स रेगुलेशन, एक पर्टिकुलर सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रिंसिपल क्या करते हैं, मैनेजर को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, मैनेजर को हेल्प करते हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव डिसीजन कैसे ले, वो अपने गोल्स को कैसे अचीव करे, वो सारी एक्टिविटीज़ को कैसे ऑपरेट करे। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में देखेंगे प्रिंसिपल का डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल डिफाइंड कैसे होता है। तो प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रुथ और प्रपोजिशन दैट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम्स ऑफ बिलीव और बिहेवियर फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग। ये था हमारा प्रिंसिपल का डेफिनेशन, जिसका मतलब क्या होता है कि फंडामेंटल ट्रुथ और प्रपोजिशन दैट सर्व एज द फाउंडेशन, जो क्या सर्व करता है, फाउंडेशन, एक बिलीव है, क्या, बिलीव और बिहेवियर फॉर अ चेन ऑफ रीजनिंग, फॉर पर्टिकुलर रीजन का क्या है, वो चेन है। तो हमारा ये प्रिंसिपल का डेफिनेशन है। डेफिनेशन हमेशा क्या होने चाहिए, वर्ड टू वर्ड होने चाहिए। तो अगर हम लोग इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे, बाय हार्ट कर लेंगे, तो हमारे आगे के कोई ना कोई आंसर में हमें क्या रहेगा, ये यूज़फुल रहेगा। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर कैसा है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल बने ही इसीलिए है कि वो मैनेजर को क्या कर सके, गाइड कर सके, हेल्प कर सके अपने इफेक्टिव डिसीजन लेने में। ठीक है। प्रिंसिपल उसको हेल्प करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक एफिशिएंसी लाने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक एफिशिएंसी लाने के लिए, एफिशिएंस प्रोडक्शन करने के लिए। एफिशिएंट प्रोडक्शन मीन्स क्या, द प्रोडक्शन विदाउट वेस्टेज। कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम वेस्टेज हो, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा और हमारा वेस्टेज क्या होगा, कम होगा। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, एफिशिएंट यूज़ ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। तो वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें ये भी गाइड करते हैं कि हम लोग एफिशिएंटली हमारे पर्टिकुलर रिसोर्स को कैसा यूज़ करें। ठीक है, ताकि हम लोग को लार्जर रिटर्न मिले इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। समझ में आ रहा है।
These principles are also focused on the best coordination between superior, subordinates, all the members in the organization. अगर यही सारे प्रिंसिपल को हम लोग प्रॉपरली फॉलो करें तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो सारे लोग जो हमारे एम्प्लॉयज़, वर्कर्स, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी ह्यूमन पावर मौजूद है उसको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कैसे करें, आपस में उन लोग का रिलेशन कैसे और ज़्यादा अच्छा बनाए. तो ये सारे क्या हेल्पफुल रहेंगे अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. सो हियर देयर आर 7 नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. वेरी फर्स्ट नेचर इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन. अब यूनिवर्सल एप्लीकेशन हम लोग को नाम पढ़ने से ही पता चल रहा है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन यानी कि ये एप्लीकेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड. यानी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सब पे क्या होता है, ये एप्लीकेबल होता है. इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को क्या कहा गया है कि उसका नेचर कैसा है, यूनिवर्सल नेचर. यूनिवर्सल नेचर है उसका, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फॉलो होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है. साइज और नेचर नहीं देखता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का. यूनिवर्सल एप्लीकेशन से हमें ये पता चल रहा है कि साइज कुछ भी हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे लार्ज स्केल हो चाहे स्मॉल स्केल हो, नेचर कुछ भी हो, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सब पे क्या रहता है, एप्लीकेबल रहता है. अब ये हर जगह तो एप्लीकेबल रहता है बट अकॉर्डिंग टू द नीड एंड सिचुएशन, जैसे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में जैसी जैसे सिचुएशन अराइज होती है तो अब मैनेजर अपने अकॉर्डिंगली उसको क्या कर सकता है, मॉडिफाइड कर सकता है, न्यू स्ट्रेटजीज यूज़ करके उसके बाद उसको क्या कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकता है. यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो उसको कर सकता है. उसके बाद ये क्या होता है, एप्लीकेबल रहता है ऑर्गेनाइजेशन में. अब जैसे कि हमें पता है 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट. तो ये लेवल्स में भी हर लेवल पे क्या होता है, एप्लीकेबल होता है. ऐसे नहीं है कि एक लेवल पे होगा दूसरे लेवल पे नहीं. तो अब क्लियर है हमारा कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन हमारा क्या है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमें क्या समझना है. अब नेक्स्ट नेचर क्या है, जनरल गाइडलाइन. जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में भी बार बार पढ़े कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेन मोटिव क्या है, वो क्यों बना है, फॉर प्रोवाइडिंग गाइडलाइन टू द मैनेजर. ठीक है, गाइडलाइन इट मीन्स एक तरीके से वो उसको हेल्प करता है, गाइड करता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए. अगर सर्टन सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. देन उसका सल्यूशन भी बताता है उसको. और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं है, दे आर नॉट रिजिड इन नेचर. इट मीन्स दे आर नॉट स्ट्रिक्ट, दे कैन बी ईजीली मॉडिफाइड और चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ऐसा नहीं है कि हमें सेम टू सेम प्रिंसिपल क्या करने रहेंगे, फॉलो. उसको हम अकॉर्डिंग टू द नीड क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं. इसलिए वो रिजिड नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है. एनी टाइम चेंजेस हम कर सकते हैं उस प्रिंसिपल में depending upon the situation in the organization. Principles are formed by practice and experiment. यानी ये जो प्रिंसिपल अब फॉर्म कैसे हुए हैं, तो हमारे जो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के वो बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद, उस पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये फॉर्म हुए हैं. ऐसे ही नहीं फॉर्म हो गए, उसका रिजल्ट देखा गया, उसको हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस किया गया एंड ग्रेजुअली डेवलप्ड हुआ. स्लोली एक्सपेरिमेंट करने के बाद, रिसर्च वर्क करने के बाद, उसको ऑब्जर्व करने के बाद, वेरियस एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद ये क्या हुए हैं, डेवलप्ड हुए हैं. उसके बाद ही इसको क्या कंसिडर कहा गया है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. अब नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स फ्लेक्सिबल इन नेचर. यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का और एक नेचर हमें पता चल रहा है कि वो कैसा है, नेचर में फ्लेक्सिबल है. इट मीन्स दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, रिजिड नहीं है. जो मैनेजर है अगर उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी सिचुएशन लग रही है जिसमें उसको थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, तो वो कर सकता है और इजीली ये प्रिंसिपल्स क्या होते हैं,
चेंज हो जाते हैं मैनेजर के डिसीजन के हिसाब से। बिज़नेस सिचुएशन हमेशा चेंज होता रहता है, ज़रूरी नहीं है अगर बिज़नेस में हमारा सिचुएशन क्या रहे, सेम रहे। कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, कभी मीडियम रहता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मैनेजर को क्या करना रहता है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को मॉडिफाइड करके अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अप्लाई करना रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिहेवियरल इन नेचर। अब जैसे कि बिहेवियरल इन नेचर मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। अगर कोई एक पर्सन काम नहीं करता है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। इट मीन्स ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग काम करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो बिहेवियरल इन नेचर के अंदर हमें क्या समझना है कि वो जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है वो ह्यूमन बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करे, उसको डिज़ाइन करता है कि उनको कंट्रोल कैसे करे। वो एक पूरे बड़े ह्यूमन बीइंग के ग्रुप को कंट्रोल करता है और गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप एक्टिविटी। और इस वजह से बिहेवियरल नेचर क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके इस पॉइंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्रिएट हो जाता है, टीम स्पिरिट क्रिएट हो जाती है। यानी कि लोगों के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या हो जाता है, और अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बेस फॉर टेकिंग डिसीजन, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कोई भी डिसीजन लेने का एक क्या है, पर्टिकुलर बेस है, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या लेते हैं, बिजनेस के डिसीजन लेते हैं। वो क्या कर, दे डिटरमाइन द कॉजेस और रीज़न फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट। वो क्या डिटरमाइन करता है कि कॉजेज और इफेक्ट, यानी कि हमने ये चीज़ किया ऑर्गेनाइजेशन में, एक नई पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट की तो उसका कॉज क्या हो रहा है, हमने उसको क्यों, उसका कॉजेज़ क्या था जो हमने उसको एप्लीकेबल किया, और अब हमने जब कर चुके हैं तो उसका रिटर्न क्या आ रहा है, उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। इसको बोलते हैं कॉजेज़ एंड रिलेशनशिप। हमें अगर कोई एक्टिविटी नहीं करनी पड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका कॉजेज़ क्या है, और जब हमने करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आया, उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, ये भी वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है। इसलिए क्या कहा गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइन द कॉजेज़ और रीजंस फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट। For example, payment of good wages and incentives helps in increasing output of the worker. अगर हम लोग गुड वेजेस का पेमेंट कर रहे हैं वर्कर को तो उसका कॉजेज़ क्या था, क्यों हमने उनको ऐसा किया। अब जब हमने उनको पेमेंट कर दिया तो उसके बाद उसका रिजल्ट क्या मिला हमको, उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि हमारी जो एफिशिएंसी थी वो इंक्रीज़ हो गई, एम्प्लॉयज़ और अच्छे से काम करने लगे, इस वजह से हमारी क्या हुई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंट। लास्ट नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें क्या पता चला कि ऑल आर ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंट। ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हम इम्पॉर्टेंट नहीं बोल सकते, सारे के सारे जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनका इक्वल इम्पॉर्टेंट है। कोई भी हम लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं बोल सकते और कोई भी हम कम इम्पॉर्टेंट नहीं बोल सकते। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर एक्टिविटीज़ स्मूथली कंडक्ट करनी है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है हमें उसको प्रॉपरली लाइन वाइज अच्छे से इक्वली इम्पॉर्टेंट देके क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर हमने एक भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को इग्नोर कर दिया या छोड़ दिया तो हो सकता है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करे, इफ़ेक्ट करे और प्रॉब्लम क्रिएट हो। अब सारे इक्वल इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ और एक इस चीज़ में हम लोगों को क्या पता चला है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को सोशल साइंस कहा गया, उसको प्योर साइंस नहीं कहा गया। जैसे कि हमारा केमिस्ट्री और मैथ्स है, क्यों हमारे मैनेजमेंट को प्रिंसिपल को सोशल साइंस कहा गया, प्योर साइंस नहीं कहा गया? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है, साइंस का जो सिस्टम और टेक्निक्स है वो हर जगह सेम तरीके से एप्लीकेबल होती है, उसमें कोई चेंजेस, कोई भी मॉडिफिकेशन यूज़ नहीं होता है। बट यहाँ पर तो हमने पढ़ा कि ये क्या है, फ्लेक्सिबल इन नेचर है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिजिड नहीं है, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस जो बिजनेस का मैनेजर है वो क्या कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, मॉडिफाइड कर सकता है। इसीलिए दिस इज़ द रीज़न कि इसको प्योर साइंस नहीं कहा गया बल्कि क्या कहा गया, सोशल साइंस कहा गया। अब
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसके एक रीज़न नहीं है, इसके बहुत सारे रीज़न्स है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट रीज़न ये है कि अगर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को प्रॉपरली यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें क्या पता चल जाता है, प्री डिटरमाइंड, यानी प्रॉब्लम होने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम होने वाला है। सो दैट हमें प्रॉब्लम पता होने की वजह से हम लोग उसका सोल्यूशन भी क्या करते हैं, पहले से ही ढूंढ के रखते हैं। तो ये हमें एक प्रॉब्लम से बचा लेता है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करने के लिए, हमारे प्रोडक्टिविटी में एफिशिएंसी लाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को प्रॉपरली स्मूथली अचीव करने के लिए बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिग्निफिकेंस है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड यूजफुल साइट टू मैनेजर। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो मैनेजर को एक प्रॉपर इमेज बताता है ऑर्गेनाइजेशन की, प्रॉपर इमेज कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज होने वाली है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर को कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या करे, अच्छे से समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। The study of principle of management also help to improve understanding the situations and problems। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को समझने में हेल्प करता है, फिर प्रॉब्लम्स को समझने में हेल्प करता है, फिर उसको अच्छे से सोल्यूशन ढूंढने में हेल्प करता है। इट फर्दर हेल्प हाउ टू एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन एट अ डिफरेंट टाइम। अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशन में किस तरीके से एक मैनेजर को क्या करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को कैसे अप्रोप्रिएट मैनर में अचीव करना चाहिए, करेक्ट मैनर में कैसे अचीव करे, वो कैसे उसको अप्लाई करे प्रॉपरली। ये सारी चीज़ों के लिए क्या करता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। अब सेकेंड पॉइंट है कि हमारे और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, तो सेकेंड पॉइंट आता है हमारा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूजफुल इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, दैट इज़ फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ना फिजिकल रिसोर्सेज में हमारे क्या आते हैं, असेट्स आते हैं, जैसे कि मटेरियल, मशीन्स, मनी एक्सेट्रा, ये सारे क्या हो गए हमारे फिजिकल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें कि हमारे जो ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसको क्या कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स। ये जो 2 टाइप्स के रिसोर्स है इसको इफेक्टिवली कैसे यूज़ करें हम लोग, एफिशिएंटली कैसे यूज़ करें, यानी कि एफिशिएंट यूज़ मीन्स विदाउट अवॉइडिंग द वेस्ट, मीन्स विदाउट द वेस्टेज, अवॉइडिंग द वेस्टेज, यानी कि इन रिसोर्स को हमें ऐसे यूज़ करना है कि उसका वेस्टेज कम हो और हमारी प्रोडक्टिविटी कैसी हो, ज़्यादा हो। इसी को कहा जाता है कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमें क्या करता है, हेल्प करता है फॉर गैदरिंग द हायर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट बढ़ाता है और वेस्टेज यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या कर देता है, कम कर देता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज क्या रहते हैं, बहुत ही लिमिटेड रहते हैं। बहुत ही लिमिटेड होने की वजह से अगर हम उसका वेस्टेज कम करें और उसको बहुत अच्छे से बेस्ट पॉसिबल यूज़ करें, उसका बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, तो हमें क्या बहुत ही बेनिफिट होगा, उसका बहुत ही फ़ायदा होगा और हमारा प्रॉफिट क्या होगा, इजीली इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ साइंटिफिक डिसीजन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो गाइडलाइन प्रोवाइड करती है हमें, उसके हिसाब से हम लोग जो डिसीजन लेते हैं वो क्या रहता है, साइंटिफिक रहता है और बैलेंस्ड रहता है, यानी कि एक एक्यूरेट डिसीजन रहता है, बहुत ही बैलेंस्ड डिसीजन रहता है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं रहती है, अप्रोप्रिएट डिसीजन लेते हैं हम। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से जो हमारा मैनेजर है वो क्रिटिकल सिचुएशन, यानी ख़राब से ख़राब सिचुएशन को भी, बहुत ही नाजुक सिचुएशन अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आई है तो उससे भी निकलने में उसको क्या करता है, हेल्प करता है। वो प्रॉब्लम का भी सल्यूशन इजीली क्या करते हैं हम लोग ढूंढते हैं, और किस तरीके से ढूंढते हैं कि हमारा जो वो डिसीजन रहता है बिल्कुल एक्यूरेट, साइंटिफिक, सिस्टमेटिक डिसीजन रहता है और बैलेंस्ड डिसीजन रहता है, एकदम एक्सपीरियंस्ड डिसीजन रहता है। और जब सिस्टम का डिसीजन साइंटिफिक, सिस्टमेटिक और बैलेंस्ड होने की वजह जो उसका रिजल्ट रहता है वो भी क्या रहता है, बहुत ही एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट। फोर्थ वन इज अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में? क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बताने में हेल्प करता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी का पार्ट है तो हमें हमारे लिए जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको फुलफ़िल करना क्या है, ज़रूरी है। जैसे हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरियस स्टेक होल्डर की तरफ रहती है। जैसे कि स्टेक होल्डर बोले तो कंज्यूमर हो गए, हमारे बिजनेस के जो पार्ट्स है, जैसे कंज्यूमर हमारा बिजनेस का पार्ट है, एम्प्लॉयज़ हमारे बिजनेस के पार्ट्स हैं एंड मैनी अदर। तो अगर हम लोग कंज्यूमर्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो बिज़नेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की तरफ क्या रहेगी कि उनको क्वालिटी गुड दे, यानी जो गुड उनको बेच रहे हो उसकी क्वालिटी क्या हो, बहुत ही एक्यूरेट हो, हाई फाई हो, अच्छी हो, स्टैंडर्ड हो और रिजनेबल प्राइस चार्ज करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते उसको, प्राइस एकदम रिजनेबल रहना चाहिए, नाइदर प्रॉफिट नॉर मोर लॉस। अब एम्प्लॉयज़ की तरफ भी कुछ रहेगी कि प्रॉपर वर्किंग फैसिलिटी दे, उन्हें कैंटीन फैसिलिटी दे। ये सब क्या हो गई, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंड करने में ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स इन एनकरेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च और डेवलपमेंट क्या होता है, एनकरेज होता है। यानी अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एक और चीज़ कहा गया है कि दे आर डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मीन्स दे कैन कीप्स ऑन चेंज अकॉर्डिंग टू द टेक्नीशियन चेंज। यानी अगर हम लोग देखेंगे कि बिजनेस में अगर हम लोग कोई ओल्ड टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और न्यू टेक्निक आई है मार्केट में, तो हमें जल्दी से वो ओल्ड टेक्निक को छोड़ के न्यू टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर हम लोग कैपिटल लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें आजकल के मॉडर्न ज़माने में, तो हमारा क्या रहेगा, ये प्रोडक्शन क्या रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कम रहेगा। और अगर हम लोग मॉडर्न टेक्निक यूज़ करें, मशीन वाली टेक्निक यूज़ करें, तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, बिजनेस में एक रिसर्च हुआ, एक डेवलपमेंट हुआ कि हमने लेबर छोड़ के क्या किया, मशीन में आए। तो दे आर डायनामिक इन नेचर, दे कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडिशनल टेक्निक्स ही हम लोग बिजनेस में यूज़ करें। अकॉर्डिंग टू द न्यू स्ट्रेटजी, न्यू टेक्नोलॉजी हम लोग ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, हमारा सिस्टम चेंज करते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डायनामिक इन नेचर। जैसे जैसे बिजनेस में चेंजेस आता है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, वैसे वैसे बिजनेस को भी क्या करना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है। बिजनेस वर्ल्ड में जो भी नई टेक्निक आती है हर बिजनेस को वो क्या करनी पड़ती है, अडॉप्ट करनी पड़ती है। इस वजह से नए नए रिसर्च और डेवलपमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन करना चाहता है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके करता भी है एक्चुअल। तो इसलिए कहा गया है कि ये एक तरीके से हेल्पफुल भी है क्योंकि वो रिसर्च और डेवलपमेंट को एनकरेज करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। यार आर स्टैंड्स फॉर रिसर्च एंड डी स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट। दिस इज शॉर्ट फॉर्म यूज इन दिस आंसर। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन मीन्स एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कनेक्टेड रहना। यानी एक डिपार्टमेंट नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन में, वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा, सबके एम्प्लॉयज़ भी अलग होंगे। तो वो सारे डिपार्टमेंट को एक दूसरे से प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कैसे करें, कनेक्टेड कैसे रखें। इट इज very challenging for the manager to coordinate different peoples of different departments। इस वजह से इस चैलेंजिंग चीज़ को भी वो क्या करते हैं, इजीली मैनेज कर पाते हैं बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रॉपरली कंट्रोल कर पाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को, और प्रॉपरली है ना क्या अचीव करते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, हर डिफ़िकल्ट टास्क को भी लोग मैनेज कर पाते हैं बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। लास्ट पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप हो सकता है। अब ऑब्जेक्टिव अप्रोच मीन्स मैनेजर कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वो मार्केट में आई हुई नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको ग्रैब कर सकता है, तो उसको
इम्प्लीमेंट कर सकता है और उसको करेक्ट मैनर में क्या कर सकता है, अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए और सक्सेस अचीव करने के लिए। इस वजह से जो मैनेजर का कॉन्फिडेंट है वो भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, डेवलप्ड होता है। इस चीज़ को क्या कहा जाता है कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच डेवलप हो जाता है। इन शॉर्ट जो मैनेजर है वो अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस पर वर्क ऑन करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस वजह से उनका कॉन्फिडेंट क्या होता है और डेवलप्ड होता है। अगर यह था हमारा आज का वीडियो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर के, हमने तीन टॉपिक्स कवर किए एक्चुअली। मीनिंग एंड डेफिनेशन कि उसका मीनिंग क्या है, वो डिफाइन कैसे होता है प्रिंसिपल, उसका नेचर क्या है, उसका सिग्निफिकेंस यानी वो क्यों हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई भी डाउट है तो वो रीड करके कमेंट सेक्शन में हमें डाउट क्लियर करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा थियोरी ऑफ मैनेजमेंट पे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के दो एक्सपर्टाइज के जो प्रिंसिपल है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म करते हैं।